Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today I am going to take a very comprehensive explainer on Insolvency and Bankruptcy Code 2016. ये IBC कोड 2016 है क्या, ये हम पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे भाई? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एंड बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंड्स रेगुलेशंस सीक टू एनहांस डिसिप्लिन ट्रांसपेरेंसी इन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो रिसेंटली न्यूज आई है कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने रेगुलेशंस को अमेंड किया है ताकि वो डिसिप्लिन ट्रांसपेरेंसी को इनहांस कर सके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में। तो ये न्यूज तो मैं आपको समझाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न्यूज में आपको समझा दूंगा। लेकिन जब भी आप कोई न्यूज देखें उसके बैकवर्ड लिंकेज जाकर स्टेब्लिश जरूर करें। इसका बैकवर्ड लिंकेज क्या है कि आईबीसी कोड 2016 के बारे में आप जानते हैं, क्या आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं? यूपीएससी की नजर इस एरिया पे रहती है। तो यूपीएससी आपसे करंट अफेयर्स में अगर जीएस का पेपर एनालिसिस करें, अगर मेंस का, तो जीएस पेपर एनालिसिस में आपको एक बात पता चलेगी कि जो भी करंट्स में टॉपिक होते हैं उनका इनडायरेक्टली पूछा जाना होता है यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी उनसे डायरेक्टली सवाल नहीं पूछता है, इनडायरेक्ट उनके बैकवर्ड लिंकेजेस में जाकर वो सवाल पूछने की कोशिश करता है और वो चेक करता है कि आपने कितने डेप्थ में उस चीज को पढ़ा है। यूपीएससी में अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बनना चाहते हो, तो आपको बस एक चीज चाहिए। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो ये वो चीज है डेप्थ। अगर इस चीज को अगर आपने पा लिया, हर न्यूज में जाकर आपने उस डेप्थ को देख लिया कि ये न्यूज क्यों पूछ आ रही है, तो ये न्यूज क्यों पूछी जाएगी यूपीएससी के द्वारा, वो रेलेवेंस आपने समझ लिया, तब आप प्रिपरेशन में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी आप करंट देखें, मेरा सजेशन आपको यही है कि जब भी आप करंट अफेयर्स को देखें, ऐसे करंट अफेयर्स को उसकी फेस वैल्यू पे ना पढ़कर उसके बैकवर्ड लिंकेजेस को स्टैब्लिश करके उस जड़ को समझें। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को आज हम समझेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्सप्लेनर सेशन में। आइए शुरुआत करते हैं और अपना फीडबैक जरूर दिया करिए भाई। आपको जैसा भी सेशन लगे कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि आपका फीडबैक कैसा है। अगर कुछ भी नेगेटिव फीडबैक है तो भी लिख सकते हैं, हम इंप्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप जज बनिए और बताइए कि कैसा सेशन आपको लगा, ताकि आपके लिए हम और इंप्रूवमेंट करें, ताकि और आपको अच्छा सेशन दे सकें। आइए समझते हैं आईबीसी कोड है क्या। अब एग्जाम्पल समझेंगे, हर चीज एग्जाम्पल समझेंगे। कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, कुछ भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। अगर कंपनी की बात करें तो इंडिया में कंपनी खोलना बहुत आसान है, कंपनी को ओपन करना बहुत आसान है। लेकिन अगर उस कंपनी को आपको मारना है, लिक्विडेट करना है, उसकी डेथ करना है, तो आपको ऑन एन एवरेज 4.7 ईयर्स लग जाते हैं कंपनी के लिक्विडेशन में। तो कंपनी के लिक्विडेशन में बहुत टाइम लगता है, 4.7 ईयर्स ऑन एन एवरेज लग जाता है। इससे क्या होता है, कंपनी को किसी ने लोन दिया होगा, लेट्स से बैंक ने लोन दिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी ने लोन दिया है। अगर उन्होंने लोन दिया है तो अगर कंपनी सही परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो उनके लोन को रिटर्न नहीं कर पाएगी। तो याद है, अगर हमारा जो बैंक का असेट है वो परफॉर्म करना बंद कर दे तो उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक एक्सप्लेनर में। आप एक्सप्लेनर वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मेरे सारे एक्सप्लेनर वहां पर मिल जाएंगे और वहां पर मिल जाएगा एक सेशन जिसमें मैंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में डिस्कस किया है। आपको हेडिंग से ही पता चल जाएगा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो जब भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते हैं तो बैंकों के बैड एसेट इंक्रीज होता है, और बैंकों के बैड एसेट इंक्रीज होने से बैंकों की लोन देने की कैपेसिटी पर बहुत फर्क पड़ता है, वो लोन कम दे पाते हैं। और इकोनॉमी में जब भी बैंक की लेंड करने की कैपेसिटी कम होगी तो याद कीजिए, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट ऑफ एक्सपोर्ट, जब बैंक लोन नहीं दे पाएगा तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स ये नहीं हो पाएगा, तो जीडीपी कम हो जाएगी। तो बैंकों की जो लेंडिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और उससे क्या होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करना पड़ेगा ताकि बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़े और बैंक खूब ढेर सारा लोन दे पाए। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी को लिक्विडेट करके अगर बैंक को अपना पैसा वसूलना भी है तो कंपनी को लिक्विडेट करने में भी बहुत टाइम लग रहा है। तो इससे क्या होगा, ऑन एन एवरेज 5 साल तो उसका एनपीए बना ही रहेगा। सो दैट इज अ बैड न्यूज फॉर द बैंक्स। तो अब यहां पर क्या करें, इस कंपनी को लिक्विडेशन करना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लिक्विडेशन करके सबको पैसे बांटना, बैंकों के, एनबीएफसी के, सबके पैसे लौटाना। अब समझते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड करेगा क्या। मानते हैं कि ये कंपनी है जिसने लोन ले रखा है, तो क्रेडिटर्स होंगे जिसने इनको लोन दिया है, क्रेडिटर्स होंगे। क्रेडिटर्स कौन है, जिन्होंने इनको लोन दिया है। तो कंपनी को, इंडिविजुअल को या पार्टनरशिप फर्म को जिन्होंने लोन दिया उन्हें हम बोल देंगे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स दो तरीके से हो सकते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो जब भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो कौन होंगे, बैंक्स,
एनबीएफसी, ये सब क्या हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, पैसा दिया है इन्होंने। और दूसरे होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, अगर कंपनी का कुछ सप्लायर है, वो सप्लाई कर रहा है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सप्लाई करता है, एम्प्लॉय क्या देता है? अपनी सर्विस देता है, तो वो क्या दे रहा है? एक तरह से वो भी कंपनी को लोन दे रहा है अगर कंपनी उसके पैसे वापस नहीं कर रही है। तो अगर कंपनी में आपने सर्विस दी और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं दी, तो एक तरह से आप भी तो क्रेडिटर हुए। कंपनी को आपने सामान सब पहुंचा तो दिया, कंपनी ने आपका पैसा नहीं दिया अभी तक, तो आप भी क्रेडिटर हैं। पर कैसे क्रेडिटर हैं? आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं। तो दो तरह के क्रेडिटर हो गए, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर में बैंक्स आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं। और 2018 के अमेंडमेंट में, आईबीसी कोड 2016 में आया था और 2018 में अमेंडमेंट करके होम बायर्स को, जो रेरा नाम का एक्ट है उसमें जो भी होम बायर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उन होम बायर्स को भी हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, तो हम समझेंगे होम बायर्स को। आप समझिए कि होम बायर्स भी जो होते हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। तो कंपनी के दो तरीके से क्रेडिटर हैं जो कंपनी को लोन देते हैं, एक फाइनेंशियल और एक है ऑपरेशनल क्रेडिटर। इतना आप समझ गए बात? बहुत बढ़िया। अब कंपनी ने अगर लोन लिया है इन क्रेडिटर से और कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, यानी कंपनी अच्छा वर्क नहीं कर पा रही है और कंपनी जो है वो डूब रही है, तो क्या हो सकता है? ये क्रेडिटर्स जाकर कंपनी ने जो भी एसेट है कंपनी के, उन एसेट को लिक्विडेट करके अपना पैसा वसूल सकते हैं। वो किस एक्ट के थ्रू कर सकते हैं? पिछले वाले एक्सप्लेनेटर में मैंने बताया था, वो सरफेसी एक्ट के थ्रू जा सकते हैं। सरफेसी एक्ट ऑफ 2002, इसके थ्रू जाकर वो कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हैं। अगर कंपनी को लिक्विडेशन से बचना है तो कंपनी भागकर जाएगी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, एनसीएलटी में जाएगी। और एनसीएलटी में जाएगी तो एनसीएलटी क्या करेगा? अब ये समझते हैं एनसीएलटी क्या करेगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या करेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ऐसा एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उनको लाकर देगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक तरह का मीडिएटर होगा, आर्बिट्रेटर होगा। अब वो क्या करेगा? एक तरफ बैठाएगा, अपने एक टेबल की तरफ बैठाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसने लोन दिया है उनको एक तरफ बैठाएगा और जिन्होंने लोन लिया है उनको एक तरफ बैठाएगा और आपस में बात करेगा। आपस में बात करने के बाद एक प्लान पर पहुंचेगा जिसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन प्लान। क्या बनाएगा वो? रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा। और रेजोल्यूशन प्लान में होगा क्या? वो क्या कहेगा? रेजोल्यूशन प्लान में ये बोल सकता है कि ऐसा करते हैं कि जितना भी आपने लोन दिया है, चलो उसके इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। याद है रीस्ट्रक्चरिंग जब हम करते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं। सेम तो रेजोल्यूशन प्लान में क्या हो सकता है कि चलो इंटरेस्ट रेट, लेट से पहले आपको 12% इंटरेस्ट रेट पे करना हो कंपनी को, तो चलो हम 11% पे कर देंगे और अब सारे बैंक एग्री हो जाएं तो जिन्होंने लोन दिया है अगर वो एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है 11% पे भी ठीक है, तो कोई बात नहीं, रेजोल्यूशन प्लान ओके डन है। या हम टेन्योर को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कंपनी को लोन लौटाना हो 5 साल में, एग्री हुआ कि चलो 8 ईयर्स में लौटा देना, तो ठीक है एग्री हो गए, कोई बात नहीं। अगर एग्री हो गए तो कोई बात नहीं है। या तो रेजोल्यूशन प्लान्स में क्या हो सकता है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो सकता है वो अदर इन्वेस्टर्स को ढूंढे ताकि जो भी रिमेनिंग प्रोजेक्ट है वो कंपनी का फाइनेंस हो सके। तो रेजोल्यूशन प्लान में 3 चीजें हम कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट को या तो कम कर सकते हैं, टेन्योर को बढ़ा सकते हैं, और या तो हम कोई एक दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं। अगर रेजोल्यूशन प्लान बनाया और ये जो बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो भी ये क्रेडिटर्स की कमिटी है, अगर वो एग्री हो गई इस प्लान से, ये दोनों पार्टी एग्री हो गई, तो रेजोल्यूशन प्लान बन जाएगा और दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे, उसी पर वर्क करेंगे। यानी अगर रेजोल्यूशन प्लान बन गया, एक्सेप्ट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आपने मान लिया ना, बैंक ने मान लिया कि हाँ ठीक है लोन दे देना पर 11% पे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब वो तो मुद्दा खत्म हो गया ना। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर कंपनी का कुछ नहीं, लिक्विडेशन करना पड़ेगा। कंपनी को लिक्विडेट करके पैसे वसूल कर इन सब के पैसे चुकाने पड़ेंगे। और लिक्विडेशन किससे होगा? सरफेसी एक्ट 2002 से लिक्विडेशन होगा इसका। आप ये बात समझ गए? इतनी बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत यहां तक? तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि कंपनी में कुछ क्रेडिटर्स होते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं। कंपनी को लोन दिया क्रेडिटर्स ने, तो कंपनी जो है, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट हो रही है, तो वो एनसीएलटी के पास जा सकती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स के पास जा सकती है। वो एनसीएलटी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देगा जो 330 दिनों तक 330 डेज के भीतर एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा। उस रेजोल्यूशन प्लान में क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है, या तो टेन्योर को बढ़ा सकता है, या कोई अदर इन्वेस्टर ढूंढ सकता है। अगर दोनों पार्टी एग्री हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर कंपनी का लिक्विडेशन ही करना पड़ेगा। अगर बैंकों ने कह दिया कि नहीं हमारा रेजोल्यूशन प्लान आपका अच्छा ही नहीं लग रहा, तो क्या होगा? फिर कंपनी का लिक्विडेशन होगा।
और अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो कंपनी क्या कहीं पर अपील पे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। अगर कंपनी है तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में जा सकती है। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में, अभी तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में गई थी, अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में जा सकती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है तो वो कहां पर जाए? उसके लिए है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, वहां पर जा सकती है। और उसके ऊपर भी अपील करना है तो डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल भी है, तो अपील के लिए भी प्रावधान है यहां पर। ठीक है, तो आपने इतना समझा। आपने अभी तक ये समझा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड करेगा क्या? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को रेगुलेट करेगा। कैसे भाई? एनसीएलटी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बताएगा, वो रेजोल्यूशन प्लान लाएगा। अगर एक्सेप्ट होगा तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट होगा तो कंपनी का लिक्विडेशन कर दिया जाएगा। लिक्विडेशन जल्दी से करके 330 डेज के अंदर प्रोसेस वो पूरा करके लिक्विडेशन करके हम क्या करेंगे? बैंकों का पैसा लौटा देंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं उनका पैसा लौटा देंगे, सबका पैसा लौटा देंगे, ताकि बैंकों के जो एनपीए हैं वो इतने ना बढ़े, वो बैंक के एनपीए कम हो जाए और बैंक की लेंड करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, ताकि जीडीपी ग्रोथ रेट में हेल्प हो सके। इतना आप समझ गए? बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि एग्जाम में पूछ लिया गया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो आप क्या कहोगे? दो लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, एक है विलफुल डिफॉल्टर और दूसरा है इनकेपेबल डिफॉल्टर। एक है विजय माल्या, विलफुल, पैसा है उसके पास, फेसबुक में बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचा रहा है, बीच में बैठकर एकदम मॉलडीव्स के मजे ले रहा है। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर है कि पैसे हैं पर जानबूझ के पैसे वापस नहीं कर रहा, तो उसकी देने की, रीपे करने की कैपेसिटी है पर वो पे नहीं करना चाहता, वो विलफुल जानबूझकर डिफॉल्ट करना चाह रहा है, तो ऐसे के ऊपर आईबीसी नहीं लगेगा। दूसरा किसके ऊपर नहीं लगेगा? इनकेपेबल डिफॉल्टर, ऐसा डिफॉल्टर जिसकी कैपेसिटी ही नहीं पे करने की है। अरे उसके पास कुछ है नहीं, उसने पॉकेट ऐसे दोनों निकाल के कह दिया कि भैया ले लो जो लेना हो ले जाओ मेरे से, मेरे पास है ही नहीं पैसा, तो इसके ऊपर आईबीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा भाई? रेजोल्यूशन प्लान क्या ही बनाओगे तुम? रेजोल्यूशन प्लान तब बनाओगे ना जब इंटरेस्ट वापस करने की कैपेसिटी हो, टेन्योर बढ़ा देंगे, फिर भी वापस करने की कैपेसिटी तो होना चाहिए ना। अब जो लोग वापस ही नहीं करना चाहते मन से और जिनकी कैपेसिटी ही नहीं, तो उन पर अप्लाई करके क्या करोगे? इनके साथ क्या करना चाहिए? इन्होंने जो भी कोलेटरल रखा है, जो भी संपत्ति अपनी गिरवी रखी है, उसका डायरेक्ट लिक्विडेशन करना चाहिए और लिक्विडेशन करके रिकवरी करनी चाहिए अपने पैसों की। और कैसे कर सकते हैं लिक्विडेशन? अंडर सरफेसी एक्ट ऑफ 2002। तो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आप समझे क्यों नहीं होगा इनके ऊपर एप्लीकेबल? क्योंकि ये एप्लीकेबल करने लायक काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तो वो जानबूझकर नहीं दे रहा है, दूसरे के पास कैपेसिटी नहीं है। आईबीसी जिनके ऊपर लगता है, जिनके पास कैपेसिटी होती है पर चलो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि आप पे कर सको, जैसे इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, टेन्योर बढ़ा दिया, ऐसा कुछ कर लेते हैं ताकि आप पे कर सको, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, इनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये समझ गए आप? बहुत बढ़िया। तो एनपीए की रिकवरी होगी, अगर एनपीए की रिकवरी होगी तो बैंक के पास पैसा आएगा, लेंड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी अच्छे से रोटेट करेगी, उसमें वेल्थ रोटेट करेगी। नाउ इस चीज को मॉनिटर करने के लिए हमने बनाया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया? ताकि मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी कोड को मॉनिटर करने के लिए और सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चेक करने के लिए हमने बनाया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक स्टैट्यूट से बनाई गई है। तो कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसके चेयरमैन कौन है, ये कौन है, वो कौन है? हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की ये सब चीजें तैयार करें तो यूपीएससी के काम आएगी। अगर इसका चेयरमैन तैयार करने लगे, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सब, उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए अच्छी लगती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, उनका दर्जा ऊपर है, वो पूछी जा सकती हैं, ऐसी बॉडीज आपसे पूछी नहीं जाएंगी। तो आईबीबीआई जो है वो मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी कोड के लिए है। ठीक है भाई। तो अभी न्यूज क्या आई है? न्यूज आई है कि जो रेगुलेशन में अमेंडमेंट किया गया है, रेगुलेशन में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, तो आईबीसी कोड में अमेंडमेंट नहीं किया गया है, उनके रेगुलेशन में जो रेगुलेट करते हैं उसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो दैट रेगुलेशन सीक टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी के लिए चीज आई है ताकि एक डिसिप्लिन ले सके। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड रेगुलेशंस for corporate insolvency proceedings wherein a resolution professional will be required to provide details about his or her opinion about avoidance transaction pertaining to a corporate debtor। समझते हैं भैया? इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज मैं क्या बोल गया, इसको हम समझते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, किस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए? रेगुलेशंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। कैसे रेगुलेशंस? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो प्रोसीडिंग्स करता है, उस प्रोसीडिंग्स में जो भी रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन रेगुलेशंस में अमेंडमेंट लाया है ताकि उन रेगुलेशंस में ट्रांसपेरेंसी आ सके, अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके, डिसिप्लिन आ सके।
अब ऐसा कैसा किया गया है, उसमें क्या किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो भी आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा वो अपनी ओपिनियन बताएगा अबाउट अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू अ कॉर्पोरेट डेटर। ये अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन क्या होता है, वैसे इकोनॉमिक का टर्म है, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, फिर भी आप लोग बहुत जिद करते हैं कि सर बता दीजिए अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन है क्या। मैं आपको बता देता हूं। अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन का मतलब ही यही है, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको अवॉइड करना चाहिए, जिसको करना नहीं चाहिए कंपनी को जब वो इंसॉल्वेंसी में जा रही हो। तो कोई अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही है उसको ऐसे ट्रांजैक्शन अवॉइड करने चाहिए। वो ट्रांजैक्शन कैसे हो सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं। प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन हो सकता है, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है। एक होता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आई मस्ट से, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि इंसॉल्वेंसी, जो कंपनी इंसॉल्वेंट हुई है, जिसकी प्रोसीडिंग चलने वाली है, उस कंपनी को पहले से ही पता होगा कि भैया उसका दिवालिया घोषित होने वाला है। इस कंपनी ने क्या किया, इसने किसी को अनसिक्योर्ड लोन, किसी से अनसिक्योर्ड लोन्स लिए होंगे। तो किसी एक बैंक से मे बी अनसिक्योर्ड लोन्स, यानी उसमें कुछ गिरवी नहीं रखा होगा बैंक को, अनसिक्योर्ड लोन्स लिए होंगे। तो जब भी अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, तो जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो उसमें जो पैसे आते हैं, तो अनसिक्योर्ड लोन वाले बैंक को लास्ट में पैसे मिलते हैं। तो हो सकता है इस बैंक को थोड़ा सा फायदा कराने के लिए क्या कर सकता है, इस अनसिक्योर्ड बैंक को, इस अनसिक्योर्ड लोन को सिक्योर्ड लोन में बना दिया जाए। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन है, ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है। कैसा ट्रांजैक्शन है, प्रेफरेंस दिया आपने किसी बैंक को, वो क्या है, अब उसको पहले पैसा मिलेगा, यानी प्रेफरेंस दे दिया। ऐसे ट्रांजैक्शन को अवॉइड करना चाहिए जब एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही हो। तो कुछ अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को फिर हम बताते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को। तो जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो ये बताएगा, अपना ओपिनियन बताएगा अबाउट अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन के बारे में, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके, डिसिप्लिन आ सके और अकाउंटेबिलिटी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बढ़ सके। तब वो जवाबदेही जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अकाउंटेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। आप समझ गए। इसके बारे में ज्यादा मत पढ़िएगा, पीएचडी नहीं करना है आपको, क्योंकि यूपीएससी इस एरिया से सवाल नहीं पूछेगा कि अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन क्या है। आप इकोनॉमिस्ट नहीं बन रहे हैं यहां पर, आप एक जनरल हैं यहां पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि IBBI ये जो है, ये रेगुलेशन में जो अमेंडमेंट किया गया है वो ट्रांसपेरेंसी ब्रिंग करेगा, डिसिप्लिन लाएगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की अबाउट अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसके पीछे का न्यूज, ये न्यूज मैं भी बता सकता था आपको, जिससे पता होगा कि ये न्यूज तो बताने में क्या है, ये न्यूज तो 5 मिनट में खत्म हो जाती, लेकिन इसके पीछे का बैकवर्ड लिंकेज क्या था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, ये बताना बहुत जरूरी था। उसमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है, वो करता क्या है, ये बताना जरूरी था। वो बताने की मैंने आपको कोशिश की है। इससे होगा क्या, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी से कंपनी का जल्दी लिक्विडेशन हो सकेगा, और कंपनी का लिक्विडेशन अगर जल्दी होगा तो उससे फायदा क्या है, मैं आपको दोबारा बताता हूं उससे फायदा क्या है, एनपीए रिड्यूस होगा। एनपीए रिड्यूस होगा तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। भाई इसको याद रख लेना, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल पूछेगा वो, लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और जीडीपी का फॉर्मूला याद करो एक्सपेंडिचर मेथड से, यही है, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड्स, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट ऑफ एक्सपोर्ट। तो अगर लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो कंज्यूमर जो होंगे, हाउस होल्ड जो होंगे, वो क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। लोन लेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, फर्म्स अगर लोन लेंगी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे इकोनॉमी में, तो ये बढ़ेगा, तो जीडीपी भी बढ़ेगा। ओवरऑल पिक्चर आपको दिखी। दिस इज द मोटिव ऑफ दिस क्लास। आपको यही समझाने का आज का ये मोटिव था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को समझ के जाइएगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को समझ कर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।